हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स बायोलॉजी की सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है और इसका फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सबसे पहले अगर हम जेनेटिक्स की डेफिनेशन देखें तो जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ जीन्स। इजीली हम कह सकते हैं, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, स्टडी ऑफ जीन्स। जीन्स की स्टडी जेनेटिक्स कहलाती है। अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें तो ये कह सकते हैं स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस और वेरिएशन दोनों की कलेक्टिव स्टडी को ही हम जेनेटिक्स बोलते हैं। आप सबसे पहले ये देखिए कि जेनेटिक्स की टर्म दी है बैटसन। इसके बाद हम ये देखेंगे कि अब इनहेरिटेंस क्या है और वेरिएशन क्या है। इनहेरिटेंस का मतलब है पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। आपने हेरिडिटी भी सुनी होगी एक टर्म। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी भी इनहेरिटेंस ही है एक तरीके से। अगर हम ये देखें यहाँ से कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, इतनी डेफिनेशन हेरिडिटी है। मतलब हेरिडिटी क्या है? नाउन है। हेरिडिटी है नाउन। कैरेक्टर जो ट्रांसफर होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, इसको हेरिडिटी बोलते हैं। लेकिन इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो आपको समझ में आ गया डिफरेंस इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, इसको हेरिडिटी बोलते हैं। और जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग से कैरेक्टर जाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस और हेरिडिटी में ये डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक तरीके से इनहेरिटेंस को और हम समझ सकते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर का ट्रांसमिशन इनहेरिटेंस कहलाता है। तो इसकी दो डेफिनेशन आप समझ लीजिए, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर का जाना या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर का जाना इनहेरिटेंस कहलाता है। नेक्स्ट है वेरिएशन। वेरिएशन क्या है? ये जो प्रोजेनीज है, संतान है, ये आपस में भी डिफर होती है, आपस में एक दूसरे से क्या होती है? डिफरेंट होती है और अपने पेरेंट्स से भी डिफरेंट होती है। जो सिबलिंग्स होते हैं आपस में डिफरेंट होते हैं, तो ये वो इस डिग्री को बोलते हैं वेरिएशन। तो ये दोनों टर्म आपको समझ में आ गई, इन्हीं की कलेक्टिव स्टडी को हम बोलते हैं जेनेटिक्स। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में जान लेते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्हें हम बोलते हैं जेनेटिक्स के फादर। सबसे पहले बर्थ ईयर क्या है इनका? बर्थ ईयर इनका 22 जुलाई 1822, ऑस्ट्रिया यूरोप में है। डेथ हुई थी इनकी 1884। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनके जीवित रहने तक इनको कोई प्रोत्साहन नहीं मिला था, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला था। और 1900 में 3 साइंटिस्ट आए थे, ह्यूगो डे पेरेज, कॉरेंस, इनका पूरा नाम है कार्ल कॉरेंस, शर्मा। इन तीनों ने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया था। इससे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मेंडल ने आखिर कौन से प्लांट पे अपनी स्टडी की थी। एक प्लांट है पाइसम सेटाइवम, ये किसका बोटेनिकल नेम है? ये है गार्डन पी का बोटेनिकल नेम। इन्होंने अपनी स्टडी की थी पाइसम सेटाइवम पे, मटर पे। 7 साल इन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किए थे, 1856 से 1863 तक। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि मेंडल को उनके जीवित रहने तक कोई भी प्रोत्साहन नहीं मिला था। तो उसके कुछ तो रीजंस रहे होंगे। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस ये हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि मेंडल को उनके पूरे जीवन काल में कोई प्रोत्साहन मिला ही नहीं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि उस टाइम पे तो डार्विन का पीरियड चल रहा था। नेक्स्ट थिंग है कि उनका जो वर्क था वो वाइडली लेवल पे पब्लिश नहीं हुआ था। तो ये पहला रीजन है, जो उनका वर्क था वाइडली लेवल पे पब्लिश नहीं हुआ था। जैसे हम कोई अपना पेपर पब्लिश कराते हैं इंटरनेशनल लेवल पे तो हमें उससे ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है हमें, लेकिन अगर हमने लोकल लेवल पे पब्लिश करा दिया तो ज्यादा लोग उसे जान नहीं पाते हैं। इसी तरीके से इनका जो वर्क था वो वाइडली पब्लिश नहीं हुआ था। नेक्स्ट है बायोलॉजिस्ट कन्विंस नहीं हुए थे। बायोलॉजिस्ट क्यों कन्विंस नहीं हुए थे? जैसा मैंने पहले आपको बताया
कि जो मेंडल थे वो क्या थे, मैथमेटिशियन थे, वो बायोलॉजिस्ट नहीं थे, मैथमेटिशियन थे। तो सारे बायोलॉजिस्ट जो भी इससे कनेक्टेड थे वो उनके वर्क को एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट रीजन है, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि उस टाइम पे डार्विन का पीरियड चल रहा था। आगे आप पढ़ेंगे इसी यूनिट का थर्ड चैप्टर है इवोल्यूशन, उसमें आप पढ़ेंगे कि इवोल्यूशन की थ्योरीज किसने दी, वो दी थी डार्विन ने। डार्विन की थ्योरीज बहुत पॉपुलर हो रही थी उस टाइम पे, इसलिए डार्विन पे सबका ध्यान गया, मेंडल की बात पर किसी का ध्यान नहीं गया, ध्यान गया भी तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यही है कि उस टाइम पे डार्विन का बोलबाला था, तो किसी ने मेंडल की बात पर ध्यान नहीं दिया, तो मेंडल के वर्क को ज्यादा प्रोत्साहन नहीं मिला। उन्होंने स्टैटिस्टिक को काफी यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, तो उनका जो कैलकुलेशन था बहुत टफ पड़ता था, इसलिए बायोलॉजिस्ट भी उनसे कन्विंस नहीं हुए थे और लोकल लोग भी उनसे कन्विंस नहीं हुए थे। और आपने जैसे जेनेटिक्स में जीन सुना है, जीन एक्चुअली ये जो टर्म है ये मेंडल ने दी ही नहीं थी, ये दी थी जॉनसन ने, आगे इसके बारे में बात करेंगे, जॉनसन ने दी थी। तो ये जो फैक्टर टर्म है ये दी थी मेंडल ने। फैक्टर क्या है ये ठीक से इसके बारे में नहीं बता पाए थे, इन्होंने बस इतना बताया था डिस्क्रीट यूनिट है, किस तरीके से पास होती है ये आगे वाली जनरेशन में, इसके बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन इन्होंने नहीं दी थी, इसलिए कोई लोग भी ज्यादा जान नहीं पाए कि इन्होंने फैक्टर किसको बोला है, आखिर ये फैक्टर है क्या। फिर बाद में जीन टर्म आई तो लोग उससे कनेक्ट कर पाए थे कि हाँ जीन है, डीएनए है, ये आगे जनरेशन में पास होते हैं, उसमें फैक्टर के बारे में किसी को कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मेंडल को रिकॉग्निशन नहीं मिला था। अब देखिए मेंडल, ऐसा नहीं है कि मेंडल को रिकॉग्निशन नहीं मिला तो उनको कोई सक्सेस नहीं मिली, मेंडल के एक्सपेरिमेंट तो सक्सेसफुल थे ही, लेकिन अब देखें मेंडल के एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल क्यों थे, क्या मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे जेनेटिक्स पर, बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, बहुत सारे प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन मेंडल को ही सक्सेस क्यों मिली थी। मेंडल के टाइम पर ही बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारे प्लांट पे, बहुत सारे ऑर्गेनिक्स पे एक्सपेरिमेंट किए थे, हनी बी पे भी एक्सपेरिमेंट हुए थे, और इसी तरीके से मेंडल को ही क्यों सक्सेस मिली थी, इसके क्या रीजंस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने लिए थे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कंट्रास्ट कर रहे हैं, दो कलर है, जैसे ये रेड है ये ग्रीन है, इसे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, जैसे इन्होंने मटर का प्लांट लिया था तो एक कैरेक्टर है, एक प्लांट था टॉल, एक था डॉर्फ, इजीली आइडेंटिफाई हो रहा है ये कैरेक्टर। इसी तरीके से इन्होंने सीड लिए थे, सीड का एक है राउंड, एक है रिंगल्ड, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, इसीलिए इन कैरेक्टर के कंट्रास्टिंग होने की वजह से इन्हें सक्सेस मिली थी। और ये बहुत होशियार थे, इन्होंने एक टाइम पर एक ही कैरेक्टर को स्टडी किया, इसीलिए इनके एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुए थे। और इनकी खास बात ये है कि जो इनके रिकॉर्ड्स आते थे ये बहुत ही केयरफुली उसको अपने कॉपी में नोट करते थे, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाते थे। सिस्टमैटिक जैसे कोई आया 0.5, 0.05, 0.1, 0.01, इस तरीके से ये सारे डेटा अपनी कॉपी में नोट करते गए, जिससे इनका पूरा सिस्टमैटिक एनालिसिस हो गया। तो इनके सारे रिजल्ट्स का एक सिस्टमैटिक एनालिसिस हुआ। अब देखिए नेक्स्ट रीजन क्या है जो इन मेंडल के सक्सेस का, इन्होंने जो सैम्पलिंग साइज लिया था वो लार्ज लिया था। अगर लार्ज सैम्पलिंग साइज लेते हैं तो इससे काफी एनालिसिस कर पाते हैं, जिससे डेटा आता है एक्यूरेट डेटा मिला इन्हें फिर बाद में। और सबसे ज्यादा लकी ये किस बात में थी, एक तो कोई एक्सेप्शन नहीं था, एक्सेप्शन का मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं था का मतलब ये है कि कोई लिंकेज नहीं थी। जैसे अगर लिंकेज हो जाती, लिंकेज का मतलब हम आगे पढ़ेंगे लिंकेज क्या है। लिंकेज होता है एक मतलब लिंक, जीन अगर लिंक होते हैं तो प्रॉपर इनको डेटा इनका गलत आता, सब अलग अलग रेशियो मिलते, जैसे इनको एक प्रॉपर रेशियो मिल गया था 1:1,
9:3:3:1, इस तरीके के रेशियो आ रहे 3:1। ये जो रेशियो इस तरीके के आ रहे हैं, ये रेशियो नहीं आ पाते। लिंक जीन होते तो बार बार अलग अलग रेशियो मिलता, इसलिए उस टाइम पे जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए तो कोई लिंकेज नहीं था, इनके एक्सपेरिमेंट में कोई एक्सेप्शन नहीं था। तो इस तरीके से मेंडल की सक्सेस के ये कुछ रीजंस हो गए। अब देखते हैं आखिर मेंडल ने मटर के प्लांट को ही क्यों चुना, कोई और प्लांट क्यों नहीं। तो मेंडल इस बात में भी बहुत होशियार थे। इन्होंने देखा कि मटर का जो प्लांट है पाइसम सटाइवम, इसका लाइफ स्पैन काफी शॉर्ट होता है, 3-4 वीक का होता है, तो इसका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट है। तो ये इनके लिए काफी इजीली रहा था। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि मटर का पौधा बहुत ही, इसे मटर के पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है। तो इन्होंने चालाकी से क्या किया, इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करा के उसकी कंट्रोल्ड ब्रीडिंग करा दी। कंट्रोल्ड ब्रीडिंग से इनको जैसे इनको कैरेक्टर चाहिए थे वैसे इनको इजीली कैरेक्टर्स ऑब्टेन हो गए थे। और जैसा पहले बताया मैंने, आइडेंटिफिएबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, मटर के अंदर इन्होंने देखा कि जो कैरेक्टर थी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे 7 कैरेक्टर इन्होंने लिया था, जिसमें सीड के कैरेक्टर, पॉड के कैरेक्टर, प्लांट की हाइट के कैरेक्टर्स, इस तरीके से कई कैरेक्टर्स हम आगे देखते हैं। तो ये हो गए कुछ रीजंस जिसकी वजह से इन्होंने पाइसम सटाइवम को ही चूज किया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बताए थे मेंडल ने। तो वो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वो कैसे कैसे कैरेक्टर्स मेंडल ने लिए होंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि 2 कलर है, जैसे ये है ग्रीन और ये है रेड, इसी तरीके से मेंडल ने एक प्लांट लिया मटर का जिससे एक कैरेक्टर बताया उन्होंने डोमिनेंट, एक बताया उन्होंने रिसेसिव। अब डोमिनेंट क्या है और रिसेसिव क्या है। डोमिनेंट कैरेक्टर वो होते हैं जो रिसेसिव कैरेक्टर को ओवरलैप कर लेते हैं। रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पाता है खुद को। अगर 2 कैरेक्टर साथ में आ गए, जैसे एक टॉल प्लांट है ये और ये है ड्वार्फ, ये कैपिटल टी को उन्होंने माना था टॉल प्लांट और स्मॉल टी को उन्होंने माना था डॉर्फ प्लांट। ये टॉल है, ये डॉर्फ है। इस तरीके से ये डोमिनेंट कैरेक्टर है और ये है डॉर्फ कैरेक्टर। इसका जो क्रॉस कराया, ये क्रॉस क्या है ये आगे हम समझाएंगे। इसका जो क्रॉस कराया तो इस तरीके से क्रॉस आया था कैपिटल टी स्मॉल टी। तो एक ये वाला जो कैपिटल टी है ये है डोमिनेंट, ये है रिसेसिव। अब ये कैसा आना चाहिए, ये F1 प्रोजेनी है, मतलब पहली जनरेशन आई। ये है एक पेरेंट, ये है दूसरा पेरेंट, इन दोनों को जब क्रॉस कराया तो पहली जनरेशन आई। तो पहली जनरेशन कैसी आनी चाहिए, ये तो टॉल है, ये डॉर्फ है, तो पहली जनरेशन क्या टॉल आएगी या डॉर्फ आएगी, क्या लगता है आपको। तो मैं बता दे रही हूँ कि ये जनरेशन आई थी टॉल। अब टॉल ही क्यों आई, क्योंकि टॉल कैरेक्टर जो है ये है डोमिनेंट। इन्होंने बहुत स्टडी की इस बात पर कि कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव, और ये है रिसेसिव कैरेक्टर। इन्होंने 7 ऐसे ट्रेट्स लिए थे जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ डोमिनेंट ट्रेट्स हैं और कुछ रिसेसिव ट्रेट्स हैं। तो इसी तरीके से कुछ 7 कैरेक्टर्स हम देख लेते हैं। पहला है हाइट, स्टेम की हाइट। स्टेम की हाइट इन्होंने टॉल ली थी, ये टॉल हो गया और ये डॉर्फ रिसेसिव कैरेक्टर हो गया। तो जो टॉल होंगे वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे और डॉर्फ अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। अगर दोनों साथ में आएंगे ट्रेट्स तो टॉल कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और डॉर्फ अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। डॉर्फ कब अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, जब ये स्मॉल टी होगा तो ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। लेकिन अगर ये कैपिटल टी के साथ आ गया तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ये कैपिटल टी ही क्यों लिया, स्मॉल टी क्यों लिया। अगर ये चाहते तो इसको कैपिटल डी ले सकते थे, इसको डी ले सकते थे, इससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती स्टडी। इसलिए इन्होंने दोनों के लिए टी लिया, टॉल के लिए कैपिटल टी और डॉर्फ के लिए स्मॉल टी ले लिया। इसी तरीके से इन्होंने कई क्रॉस करवाए इससे। तो आपको समझ में आ गया डोमिनेंट क्या है और रिसेसिव क्या है। रिसेसिव कैरेक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते अगर वो डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ आते हैं,
तो इन्होंने बताया कि जो टॉल कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है और डॉट कैरेक्टर है वो कैसा है, रिसेसिव। तो सबसे पहला कैरेक्टर हो गया स्टेम की हाइट। अब दूसरा कैरेक्टर लिया इन्होंने फ्लावर की पोजीशन। फ्लावर की पोजीशन कैसे हम बताएंगे, डोमिनेंट है, कैसे बताएंगे हम, रिसेसिव। तो इन्होंने देखा कि प्लांट जो इस तरीके से एक्सिस पे होते हैं फ्लावर, ये एक्सिस पे एक्सिस बना रहा है, इस तरीके से एक्सिलरी पोजीशन हो गई है, ये एक एक्सिस बना रहा है, इस पोजीशन को बोलते हैं एक्सिलरी। और अगर हम देखें ये इस तरीके से टर्मिनल एंड पर है, अगर फ्लावर एक सिरे पर है तो ये क्या हो गया, टर्मिनल हो गया। ये एक्सिलरी पोजीशन है फ्लावर की और ये कैसी है, टर्मिनल पोजीशन है। तो इन्होंने बताया जो एक्सिलरी पोजीशन होती है वो होती है डोमिनेंट और जो टर्मिनल पोजीशन होती है वो होती है रिसेसिव। तो ये आपको सेकंड भी समझ में आ गया कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है। अब थर्ड कैरेक्टर देखिए, फ्लावर के ही बारे में बात करते हैं, फ्लावर का कलर। फ्लावर के कलर में इन्होंने देखा जो पर्पल कलर के फ्लावर थे वो थे डोमिनेंट और जो व्हाइट कलर के फ्लावर थे वो रिसेसिव थे। तो फ्लावर का इजीली हम पर्पल व्हाइट कलर से इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि एक कैरेक्टर डोमिनेंट है और एक कैरेक्टर क्या है, रिसेसिव है। अब देखिए पॉड। पॉड क्या होता है, मटर की फली, जो आप लोग देखते हैं मटर की फली ग्रीन कलर की जो होती है। तो इस तरीके से हम देखेंगे पॉड का शेप बताया पहले इन्होंने, शेप कैसा उसका शेप होता है और कौन सा डोमिनेंट होता है और कौन सा रिसेसिव होता है। इनफ्लेटेड, इनफ्लेटेड नाम आपको टफ लग रहा है, कुछ नहीं बहुत इजी है ये। इस तरीके से जो शेप होता है ये है इनफ्लेटेड, इनफ्लेटेड ये शेप है पॉड का, ये इन्होंने बताया था डोमिनेंट शेप है। अब कॉन्स्ट्रिक्टेड क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड इस तरीके का शेप होता है, ये है कॉन्स्ट्रिक्टेड शेप, ये कैसा है, रिसेसिव। तो पॉड का जो शेप है ये समझ में आ गया, इन्फ्लेटेड होता है डोमिनेंट, कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है रिसेसिव। ये इन्फ्लेटेड शेप है और ये है कॉन्स्ट्रिक्टेड। पॉड के ही बारे में आगे बात करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है पॉड का कलर। जैसे फ्लावर का कलर था पॉड का भी कलर है। जैसे आप लोग तो जनरली ग्रीन येलो देखते हैं, जनरली आपको ग्रीन दिखाई देता होगा, मटर का जो पॉड का कलर होता है जनरली आपने कौन सा कलर देखा है, ग्रीन देखा है। तो इन्होंने बताया जो ग्रीन कलर है ये है डोमिनेंट और जो येलो कलर की भी आपने फली देखी होंगी वो कैसा है, रिसेसिव। येलो कलर की जो पॉड है वो होते हैं रिसेसिव और ज्यादातर क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। इसके बाद देखिए लास्ट क्या आता है, सीड। इन्होंने पॉड बता दिया, फ्लावर बता दिया, स्टेम की हाइट बता दी, फ्लावर की पोजीशन बता दी। अब क्या बताएंगे, ये क्या बचा पॉड के अंदर, पॉड के अंदर बचा सीड। सीड का पहले इन्होंने शेप बताया फिर बताया कलर। जो सीड का शेप है राउंड शेप, राउंड सीड्स जो होते हैं इस तरीके से, ये राउंड सीड इन्होंने बोले जो बिल्कुल गोल है वो कैसे होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। और जो रिंकल झुर्रीदार, जो झुर्रीदार सीड्स भी आप लोगों ने देखे होंगे मटर के अंदर थोड़े सिकुड़े हुए जो होते हैं, ये इन्होंने बताए रिसेसिव। तो सीड का शेप राउंड और रिंकल बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैरेक्टर्स, ये आप स्किप नहीं कर सकते। आगे बहुत सारे क्रॉस होंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, उसमें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट होता है कौन सा रिसेसिव होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कैरेक्टर जानना और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सी का शेप है राउंड रिंकल, सी का कलर है। इससे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस भी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा डाई हाइब्रिड क्रॉस इसी के ऊपर बेस्ड है जो उन्होंने समझाया था अपना और बहुत सारे लॉ दिए थे। तो आपको ये स्किप नहीं करना है, ये आपको सारे रिमेम्बर करना है क्योंकि आगे ये इसका बहुत यूज है। इसके इसे छोड़ेंगे अगर आप तो कोई भी क्रॉस आप नहीं समझ पाए। तो नेक्स्ट है सीड का कलर। जैसे सीड का कलर आपने देखा है येलो ग्रीन, येलो सीड्स भी देखे हैं आपने मटर के येलो सीड्स देखे होंगे वो होते हैं डोमिनेंट और मटर के जो ग्रीन सीड्स देखे हैं वो होते हैं रिसेसिव। तो ये हो गए 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना है ये क्योंकि आगे जितने भी क्रॉस हैं वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। ये डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है, फिर क्रॉस के बाद रेशियो क्या आता है, तो ये सारे आप रिमेम्बर करिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं टर्मिनोलॉजी।